एक्चुअली बतौर निवेशक बहुत ज़रूरी होता है कि आप डाइवर्सिफाइड रहें। आपके पास सोने में निवेश होगा, फिक्स डिपॉजिट में निवेश होगा, आपने प्रॉपर्टी में भी निवेश करके रखा होगा। आपके पास एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जहाँ पे हो सकता है आप स्टॉक्स के ज़रिए निवेश कर रहे हो या और कोई निवेश का आपका कोई विकल्प होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें आपने पैसे लगा रखे हों। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में बतौर होम बायर अगर आपने पैसे लगा रखे हैं, अगर आपके पास एक होम बायर की क्षमता से बिल्कुल अलग एक निवेशक की क्षमता में आपने पैसे लगा रखे हैं, जो शायद अगर म्यूचुअल फंड्स का कोई ज़रिया है और उसमें भी अगर आपने रीट्स के ज़रिए पैसे लगा रखे हैं, तो अब बजट में जो बदलाव आए हैं उसको उन बदलावों का असर किस तरह के निवेशकों को होगा, किस तरह के होम बायर्स पर होगा। मोटा मोटा तो हम सब समझ गए हैं टैक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया है। LTC जो यहाँ पर 20% से 12.5% कर दी गई है और 1 अप्रैल 2001 के बाद से जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं उन पर इसका इम्पैक्ट होगा। रीट्स में जो LTCG है उसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा। भले ही इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे गणित क्या बैठता है और किसके लिए क्या गणित बैठता है, थोड़ा सा इस मामले में जाते हैं, बारीकी में जाते हैं और विस्तार से आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है और किस तरह के निवेशकों को और खरीदारों पर इसका इम्पैक्ट होगा। पंकज कपूर, फाउंडर MD लियासिस फोरास मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पंकज कुमार, VP फंडामेंटल रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है आज के इस शो में। तो आप दोनों का ही नाम पंकज है, तो आज मेरे ख्याल से मैं आपके सेकंड नेम से आपको ज़्यादा मुखातिब करूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो ऑन एयर। तो कपूर सर, यही समझना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मेरे ख्याल से अप्रैल 2001 के बाद से ली गई है उस पर हम इस नियम को लागू होता हुआ देखेंगे आगे। लेकिन इसमें भी किस तरह का गणित है और कैसे इसको सेट ऑफ भी किया जा सकता है। इंडेक्सेशन मेरे ख्याल से एक डैम्पनर है जो चला गया है। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर सभी की हमने बात भी सुनी है इसको लेकर, लेकिन किसी भी तरह का रिस्पाइट उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी 2001 के बाद की है, क्या आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे ये गणित बैठता है, ज़रा समझाइएगा। आप शायद म्यूट पर हैं सर। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स था उसकी दरें जो हैं 20% से घटा करके 12.5% कर दी गई है। तो जो जिन लोगों ने अगर प्रॉपर्टी 2001 के बाद खरीदी है उनको इंडेक्सेशंस का बेनिफिट खत्म हो गया है, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है उनको आज भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आप इस पीरियड में प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन देखेंगे तो 2005 से पहले वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे प्राइजेस बहुत कम थे, तो शायद थोड़ा बहुत मार्जिनल 1% 2% का डिफरेंस मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता और आप 20% का टैक्स भरते तो शायद आपको मुनाफा होता। लेकिन 2006 के बाद की प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल आपका कुछ नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों की ख्याल है कि इसमें मेंटेनेंस को हम कैपिटलाइज कर लेते थे, उसका भी बेनिफिट अब चला गया है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बट ओवरऑल एस्पेक्ट से क्योंकि ये ज्यादा रैशनलाइज हो गया है और बहुत सारे निवेशक जो हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी इस पीरियड में जो आज एग्जिट करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अगर आप रोल ओवर कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आज भी बना हुआ है, वो आपसे हटाया नहीं गया है। तो अगर आप अपना पूरा कैपिटल गेन सेव कर सकते हैं, आप उसको फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर, तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिस तरीके की बात हो रही है मार्केट में, और निवेशक इससे डिसुएड होने वाले हैं। ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे काफी रैशनलाइज कर दिया है और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियरी रहेगा रियल एस्टेट निवेशक के लिए और रियल एस्टेट मार्केट के लिए। तो कपूर सर, अब रीट्स के हवाले से अगर हमें इस बदलाव को समझना हो LTCG में खास तौर से, तब भी क्या ये ठीक बैठता है? पंकज कपूर सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं सवाल लेना चाहती हूँ फिर यही वाला, क्योंकि पंकज कुमार जी, यहाँ पर रीट्स की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो इसको लेके जागरूकता बहुत कम
ख्याल से बहुत चुनिंदा रीट्स ही हैं हमारे देश में, गिने चुने हैं, उसको भी लेकर लोग बस ज़्यादा मेरे ख्याल से अवेयर नहीं है। पर जिस बदलावों की हम बात कर रहे हैं एलटीसीजी को लेकर, इसको रीट्स के हवाले से हम कैसे समझें? नमस्कार। रीट्स की जहाँ तक बात है, इस बजट में एक प्रपोजल लाया गया है जिसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए जो आपकी होल्डिंग पीरियड होती थी पहले रीट्स के लिए वो 3 साल होती थी। अभी उसको कम करके 1 साल कर दिया गया है, जो कि एट पार है अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वहाँ उसके। यहाँ पर जो इसके वजह से एक हमें बेनिफिट जो दिखता है ये कि रीट्स में निवेशकों का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बेनिफिट वो 1 साल होल्डिंग के बाद भी ले सकते हैं। ये एक बड़ा है जो प्रपोजल आया है बजट में। इसकी वजह से लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगी एंड रीट्स ओवरऑल एक इंस्ट्रूमेंट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर अगर किसी निवेशक को कमर्शियल रेंटल मार्केट में इनडायरेक्ट एक्सपोजर लेना है तो वो रीट्स के थ्रू ले सकते हैं। ऑलराइट, अब तक अगर हम रीट्स में निवेश को लेकर बात करें पंकज कपूर सर, तो कितना उत्साह आपको इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे जो रीट्स है थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास क्वार्टरली डिविडेंड मिलते हैं, तो एक तरीके की आपकी रेगुलर इनकम का फ्लो रहता है, और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन जो अगर आपका होता है उसका बेनिफिट रहता है। लेकिन क्योंकि वो इक्विटी रिटर्न से इसका रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है, तो थोड़ा सबड्यूड रुझान है। और बीच में ऐसा हुआ कि कोविड का जब पीरियड आया तब ये माना गया कि रियल एस्टेट और स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो थोड़ा सा सबड्यूड रिस्पॉन्स था। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा एक अच्छी रिकवरी है, एब्जॉर्प्शन अच्छे हो गए। हालांकि आज भी आपकी वैकेंसीज जो हैं वो 18-19% पे चल रही हैं, लेकिन हमने थोड़ा रेंटल के अंदर एक स्ट्रेंथनिंग देखी। और दूसरी बात है, जितनी भी लिस्टेड रीट्स हैं और जो वो सारी एक ए ग्रेड प्रॉपर्टीज हैं, जिनके अंदर टेनेंट्स की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, ए ग्रेड टेनेंट्स हैं, तो इतना रिस्क नहीं लगता। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे मुझे ये लगता है कि आगे चलते हुए आपको यहाँ पे इन्वेस्टर का रुझान होता हुआ दिखाई देगा, और मार्केट में थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई। अब हमारे पास 4 रीट्स हैं, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मोर एंड मोर रीट्स आपको आती हुई दिखाई देगी। क्या लगता नहीं है आपको पंकज कपूर सर कि रीट्स में थोड़ा सा और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए इसके दायरे को खोलने की ज़रूरत है, और क्या कुछ आपके मुताबिक किया जा सकता है? क्या टैक्स के एक पहलू पे मैं नहीं कर रही हूँ, हालांकि उस पर भी आपसे बात नहीं हो पाई है, शायद ऑडियो की कोई दिक्कत थी, तो अपना तो पहलू आप दिखाइएगा, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि हम इसको और खोलें, और मेरे ख्याल से टैक्सेशन के लिहाज से कोई और इन्वेस्टर फ्रेंडली बदलाव जो कि काम में आ सकते हैं इसकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी इश्यूज ये है कि अगर हम इसके अंदर दूसरे एसेट्स क्लास को भी इंक्लूड करें, अभी ये यील्डिंग एसेट्स क्लास हैं जिसमें कमर्शियल है, होटल है, मॉल्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टी लिस्ट हो सकती है। रेजिडेंशियल के अंदर क्योंकि अभी भी रेंटल यील्ड्स इतनी सबड्यूड हैं कि निवेशक जो है उसकी तरफ रुझान नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल रियल एस्टेट और जो है वो इस वक्त आ गया है, और उसमें मैच्योरिटी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि और कुछ और जो है आपको रीट्स जो है वो आती हुई दिखाई देंगी आगे चल के। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टेनली है कि अगर हम इसको मोर अट्रैक्ट करें, टैक्सेशन का रेट अगर कम कर दें, क्योंकि आज के दिन जो ओवरऑल रिटर्न है वो रिटर्न जो है इक्विटी से लेस है, तो अगर हम किसी भी तरीके से उस रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कंज्यूमर और इन्वेस्टर का जो है अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा। इसके अलावा मुझे और कुछ ज़्यादा वायबल सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे कि अगर हम इसको एक्सपेंड और ज़्यादा करें। जैसे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देख लीजिए तो वहाँ पे रेजिडेंशियल में भी 5% की रेंटल यील्ड होती है। हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल 2 से 3% रेंटल यील्ड के ऊपर है, और रेजिडेंशियल जो है वो आपका 80% रियल एस्टेट को कंज्यूम करता है। वहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं 2% 3% के ऊपर।
यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कॉस्टली हैं, तो इसके लिए हमारी रेट ऑन रिटर्न की रिजिम जो है वो इस तरीके की नहीं है कि यहाँ पे इसके एक्सपेंशन के लिए एक लार्ज एसेट्स क्लास जो रेजिडेंशियल है उसको इंक्लूड किया जा सके। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रेंटल मार्केट को और प्रोपोगेट करे, और ये मुझे आज भी उनका पिछले 5 साल का 6 साल का स्ट्रगल दिख रहा है। और उसका मेजर रीजन ये है कि रेजिडेंशियल में रेंटल यील्ड बहुत कम है, तो उसमें एक वाइबल प्रपोजिशन बनाना जो है वो डिफिकल्ट है। राइट। कुमार साहब, अब यहाँ पर ये भी समझना है हमें, क्योंकि रीट्स में निवेश करने का तरीका जो हमारे पास 4-5 रीट्स हैं लिस्टेड, उनमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रीट्स को एक और एसेट क्लास के तौर पे शामिल करने की गुंजाइश है, लेकिन इसका पिकअप बहुत कम है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, ऐसा क्यों है कि बाकी कमोडिटीज़, जैसे कि हम कमोडिटीज़ की अगर बात करें, उनको जगह मिल गई है, सोना चांदी हो, लेकिन रीट्स को ऐसे बहुत कम फंड्स हैं जिन्होंने जगह दी है? सी रीट्स में जैसा कपूर साहब ने कहा है कि एक तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर कुछ और बेनिफिट्स मिल जाएंगी तो वहां से रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, ओवरऑल रिटर्न्स भी इसमें थोड़ा रिलेटिवली कम दिखता है। एंड सेकंड फैक्टर था लिक्विडिटी फैक्टर भी, आप देखिए। सो अगर ये प्रपोजल जो आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो होल्डिंग पीरियड रिड्यूस किया है, ये एक पॉजिटिव इसका एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। रही बात रीट्स में, क्या होता है जब तक आप एसेट्स ऐड नहीं करते हैं और उसमें आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, यील्ड आपकी रहती है करीबन 6.5-7%, तो वो वही अकेला एक बेनिफिट हमें दिखता है एज ऑफ नाउ। सो यहाँ पर थोड़ा लिक्विडिटी एक बड़ा फैक्टर है, वो आने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखेगा इसमें। पंकज कुमार, यहाँ पर क्योंकि हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, अब ऐसे में देखिए इंडेक्सेशन चला गया है और एलटीसीजी यहाँ पर भले ही कम कर दिया है, लेकिन देखिए घर खरीदने का सपना हर भारतीय का होता है, ठीक है। और जब घर खरीदने की बात आती है, ऐसा नहीं है कि ये बदलाव मायने नहीं रखते हैं, बिल्कुल ये सेंटिमेंट डैम्पर हो सकते हैं, लेकिन जिसको अब घर खरीदना है वो तो घर खरीदे ही खरीदेंगे, ठीक है। अब ओवरऑल निवेश के लिहाज से इस सेक्टर में स्टॉक वाइज और रीट्स के जरिए निवेश करने का पहलू आप कैसे एनालाइज करते हैं? पंकज कुमार, पहले आप बताइए। इस सेक्टर में अगर बात करें तो दो ब्रॉडर एस्पेक्ट हैं, रेसिडेंशियल साइड एंड कमर्शियल साइड। तो जो रेसिडेंशियल साइड में हम देखेंगे बहुत सारी क्वालिटी बड़ी कंपनीज जो लिस्टेड है, बहुत सारे स्टॉक्स में काफी बड़ी रनअप आई है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि हमने जो देखा, जो प्री सेल्स नंबर्स जो हैं पिछले 2-3 सालों में काफी स्ट्रांग रहे हैं। इनफैक्ट अगर प्री कोविड से आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कंपनी जो भी लिस्टेड हैं, उन्होंने उनकी जो सेल्स है, एनुअल सेल्स जो है, वो करीबन पहले के एनुअल सेल्स से 1.5 से 2 गुना से ज्यादा हो गई है इनफैक्ट। और ये कंपनीज 20% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट आप गाइडेंस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है इसमें अभी लिस्टेड है, वो 20-20%, 15-20% का प्री सेल्स गाइडेंस दे रहे हैं। उनके लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। इसमें एक एग्जांपल है जो डीएलएफ, जो हमें पसंद है, अगर उसमें आप देखेंगे उन्होंने करीबन 15% का प्री सेल्स ग्रोथ गाइडेंस दिया है ये साल के लिए। और इस क्वार्टर पर्टिकुलर Q1 की बात करें तो यहाँ पर भी एक काफी अच्छा ग्रोथ नंबर दिया है उन्होंने। प्री सेल्स में 6,000 करोड़ से ऊपर की उन्होंने सेल्स की है, और लॉन्च पाइपलाइन भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। तो डिमांड आउटलुक काफी पॉजिटिव है। इसमें रेसिडेंशियल साइड में डीएलएफ एक अच्छा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। उसके अलावा अगर कमर्शियल की बात करें तो यहाँ पर एक ग्लोबली काफी रिनॉन्ड प्लेयर है जो कि इंडिया में भी लिस्टेड है। उनके रीट्स जो कि ब्रुकफील्ड रीट्स है, वो वहां पर हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। वहां पर हमारा एड रेटिंग है, वहां पर 290 रुपए का टारगेट प्राइस है। अगर इस कंपनी की बात करें तो इन्होंने भी कंप्लीटेड इन्वेंट्री है पिछले 1 साल में 14 मिलियन से 20 मिलियन के ऊपर ले गए। तो इसका एक बेनिफिट हमें दिखेगा इन टर्म्स ऑफ एनओआई इंक्रीज होगा, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम हम देखते हैं। और यहाँ पर जो यील्ड भी है करीबन 7-7.5% का है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ हमारा फेयर वैल्यू 290 रुपए। और राइट, पंकज कपूर सर, आपके लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स क्या होंगे इसी सवाल पर? देखिए, रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत ही प्रोडक्टिव है, प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले लाइक एनडीए गवर्नमेंट का एक पीरियड देख लीजिए, तब से इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक सोल्ड में मार्केट 3 गुना बढ़ गया है। तो कंटिन्यूअसली वैल्यू वाइज जो है वो ग्रोथ दिख रही है। और ये पहली बार है जहां सेल, सप्लाई और प्राइस तीनों ऊपर जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में अभी भी प्राइस में प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है। तो रेजिडेंशियल के लिए, चाहे आप घर में निवेश कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, और लिस्टेड स्टॉक के थ्रू जो है
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हालांकि एक कुछ अच्छी कंपनियों में, बट ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि रियल एस्टेट का जो स्टॉक है पिछले एक साल में जिस रफ्तार से बढ़ा है उसमें थोड़ा सा कॉशियस हो करके किसी को निवेश करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल की बात करें, एक रीट से एक अच्छा जो है आपको सोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे रियल एस्टेट एक प्रोडक्टिव है। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें आगे चलते हुए इसमें और फर्दर ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में CLSS स्कीम का इनिशिएशन जो है एक बड़ा पॉजिटिव है। लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन एक बड़ा पॉजिटिव है। और दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो रैशनलाइजेशन किया गया है वो आगे चल करके कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि उसका एक डैम्पनर इम्पैक्ट अभी आपको देखना पड़े, मतलब जो जैसा लोग बाग बोल रहे हैं वो होगा, एक अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे हम ओवरऑल देखेंगे। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर निवेश के लिहाज से अगर देखें, भले ही आपको रीट्स के ज़रिए पैसे लगाने हो या कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनानी हो, अब भी आउटलुक ब्राइटर साइड पर ही दिखाई दे रहा है। ये है कि आप सही लेवल्स पे ख़रीदारी करें, वो तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक बात हो गई, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तैयारी होती है घर खरीदने को लेकर वो आपको अपनी मजबूत रखनी होगी। और जैसे कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है और ऐसे में जो भी बदलाव हुए हैं वो इतना सेंटिमेंट ख़राब करने वाले नहीं और इम्पैक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों को इतनी आसान भाषा में इस पूरे मामले को समझाया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार अब आप एक ऐसे दर्शक ज़रूर होंगे हमारे जो SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते होंगे, और बहुत ज़रूरी है ये गणित समझना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस आपके SIP के निवेश पर कैसे इम्पैक्ट करेगा। एक तो ये लगेगा कैसे, क्योंकि आप अगर निवेश कर भी रहे हैं SIP के ज़रिए, भले ही हर महीना कर रहे हो, हर तिमाही कर रहे हो, छमाही कर रहे हो, या लमसम भी अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है चरणों में, तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन क्या है, कैसे बैठती है, समझाएंगे आपको ब्रेक के बाद।